हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। दोस्तों, आज करेंगे हम इंडियन नेवी एमआर 2021 और 22 बैच के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। ये बिल्कुल नए अंदाज में होगा और इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं 25 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर और 25 क्वेश्चन साइंस और मैथ के। इसका कुल समय होगा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा 30 मिनट। और अगर आप हमारी पीडीएफ चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग होती है 1/4 की। हमारा 50 क्वेश्चन से जो होंगे 50 नंबर के होंगे। अगर आपका 4 सवाल गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम जीएस जीके कवर करेंगे जो कि 25 क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा जल्दी करें क्योंकि हमें मैथ सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए, सवाल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मैंने सवाल थोड़ा जिस लेवल के नेवी एमआर में आते हैं उसी लेवल के रखे हैं, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है। तो मैंने सवाल ठीक ठाक रखे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सवाल बहुत ही, मान लीजिए, लेवल सही नहीं है या और कुछ है, तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा। आप आगे सॉल्व करिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा लेवल कैसा है। चलिए, तो सवाल हमारा कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दिया है तो सबसे गर्म ग्रह जो हमारा है वो है शुक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और बुध जो है, बुध ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है। तापांतर मतलब बुध दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाएगा, तो इसके बीच का जो अंतर है वही हमारा तापांतर कहलाता है। मंगल ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सुब्रतो मुखर्जी जो थी प्रथम महिला एयर मार्शल थी। सवाल नंबर तीसरा हमारा कह रहा है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। पांडा, भालू, बाघ या हिरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो सुंदरवन हमारा है वो प्रसिद्ध है बाघ के लिए। और बाघ की यहाँ एक प्रजाति भी पाई जाती है, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर चौथा हमारा कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मतलब यूएनओ को हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा, मतलब पेरिस, जेनेवा, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ के जो सदस्य देश अभी हैं वो हैं 193वां देश है दक्षिण सूडान। सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि पृथ्वी मतलब चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है। ये दिया है 28 दिनों में, 365 दिन 6 घंटे में, 1 दिन में या 365 दिनों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 28 दिन में पूर्ण करता है, एक चक्कर अपना पूर्ण कर लेता है चंद्रमा पृथ्वी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल नंबर 6 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता हमारी कैसी थी। ग्रामीण, शहरी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें जो सिंधु सभ्यता थी वो थी, क्षमा कीजिएगा, वो थी शहरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और हाँ, चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बाद आई थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण थी, ये भी आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 7वां कह रहा, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि उधर मैथ भी हमें करना होगा सॉल्व। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक गन्ना जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 8वां हमारा कह रहा है कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रपति जो है विधानसभा को भंग कर सकता है राज्य में। सवाल नंबर 9 हमारा कह रहा है कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। गुजरात, मिजोरम, केरल या त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है केरल में है, यानी कि साक्षरता दर जो है सर्वाधिक केरल की है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो भारत की सीमा लगती है सबसे लंबी,
बांग्लादेश से लगती है। अगला सवाल हमारा कह रहा है, सवाल नंबर 11 है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, हुगली, सरयू या गोदावरी? तो जो कोलकाता वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है और गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। तो ये पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, सिलिकॉन घाटी कहाँ है? यदि यह अमेरिका, फ्रांस, रूस या जापान? तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अमेरिका में है सिलिकॉन घाटी, यानी कि सिलिकॉन वैली जो है वो है अमेरिका में। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, सर सैयद मोहम्मद खान या शौकत अली खान? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सर सैयद मोहम्मद खान जो थे वो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? पहले हम आपको बता दें, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था। बांग्लादेश का पहले नाम जो था वो था पूर्वी पाकिस्तान। तो ये जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1971 में। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है, क्षमा कीजिएगा, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, उड़ीसा, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो कोणार्क है वो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 16 है, कह रहा है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? हमारे कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। जो महाद्वीप हैं इनकी संख्या कितनी है? तो जो हमारे महाद्वीप हैं इनकी संख्या है 7। और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और दूसरा सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कुछ शब्दावली से भी, खेल के जो शब्दावली होती है उससे भी सवाल पूछ लेता है। अगला सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है, हुक किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या हॉकी? जो 17 का सही जवाब हो जाएगा, जो हुक है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर हमारा 18 है, कह रहा है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ये दिया है कांगड़ा, कोणार्क, श्रीनगर या गया? तो 18 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कांगड़ा में स्थित है प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, ये बहुत आते हैं, दिवस बहुत पूछे जाते हैं। अभी मैंने पेपर 2020 में दिया था तो 2 क्वेश्चन आए थे दिवस से। एक विश्व तंबाकू दिवस पूछा गया था, एक और कुछ पूछा गया था, मुझे याद नहीं है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो पूछा जाता है, मतलब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 17 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा 20 कह रहा है कि कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये दिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कोरबा तापधर्मी प्लांट जो है वो स्थित है छत्तीसगढ़ में। सवाल नंबर 21 कह रहा है, कयाल एक प्रकार का डैश है। कयाल क्या है? तो आपको बता दें, जो कयाक है वो एक प्रकार की नाव होती है। एक प्रकार की नाव होती है कयाक। आप देखे होंगे टीवियों में जो पतली सी नाव होती है उसी को ही कयाक बोलते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर हमारा 22 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? मतलब किस महाद्वीप में है, ये पूछा जा रहा है। ए दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो जो सबसे बड़ी अमेजन नदी है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दक्षिण अमेरिका में है। अगर बात हम नील नदी की बात करें तो नील नदी कहाँ बहती है? नील नदी हमारी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी? अमेजन। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर लंबी लिखे हैं तो मतलब ये लंबी, मतलब बहान के हिसाब से लंबी है क्या? और मतलब जो अमेजन नदी है ये सबसे चौड़ी नदी है और जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है।
इस तरह से है। सवाल नंबर हमारा 23 कह रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की भाषाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया है 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8वीं अनुसूची जो है वो हमारे राज्य की भाषाओं से संबंधित है। कितनी हमारी राज्य की भाषा हैं, तो वो हैं 22। और अगला सवाल जो हमारा सवाल नंबर 24 कह रहा है, सवाल नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है। डेविस कप, डूरंड, थॉमस कप या इनमें से कोई नहीं। जो बैडमिंटन से संबंधित है वो है थॉमस कप। तो इसका जो सही जवाब इस तरह से होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसे क्या कहते हैं। आर्यों ने भारत में जिस इलाके पर कब्जा किया था उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते थे सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु कहाँ है, तो आप देख लीजिएगा मैप में, थोड़ा सा मैं बना देता हूँ समझने के लिए। ये जो हमारा ऊपर वाला भारत है, तो यहीं जो इसी को हम सप्त सिंधु कहते थे, उत्तर भारत को। तो इस तरह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये हमारा पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम करेंगे मैथ और साइंस। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा अगर मन हो तो। और अगर आप हमारी ये वीडियो के नोटिफिकेशन चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद करिएगा, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, मेरा ही होगा। मतलब पढ़ लीजिएगा पहले। देखिए, सवाल नंबर 26 जो कह रहा है वो कह रहा है 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। जो 1 पाउंड होता है, पाउंड जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। तो कितने किलोग्राम होता है, कितने ग्राम का 1 पाउंड होता है, वो होता है 453.6 ग्राम का 1 पाउंड होता है। यानी कि 1 पाउंड बराबर 453.6। चलिए, तो सवाल नंबर हमारा 27 कह रहा है कि कैंडला मूल राशि है, निम्न में से किसका मात्रक है, मतलब मूल मात्रक है। तो ऑप्शन दिया है पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत विभव या ऊष्मा गतिताप। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो कैंडला है वो ऊष्मा गति मतलब ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। तो इस तरह से 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है 10 की घात 18 निम्न में से किसके बराबर होता है। पीको, ओटो, एक्सा या नैनो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 10 की घात जो 18 है वो हमारे एक्सा के बराबर होता है। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं उसे क्या कहलाती हैं वो राशियाँ। देखिए, दिशा दे रहा है और परिणाम दे रहा है, तो इसका नाम ही है सदिश। सदिश मतलब दिशा सहित, परिणाम और दिशा सहित जो राशियाँ होती हैं उन्हें ही सदिश राशि कहते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 30 जो हमारा कह रहा है, देखिए ये न्यूमेरिकल है तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि चलिए, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। कह रहा है कि कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रही है, उसमें बैठे हुए 40 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बच्चे की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी कि हमसे कनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। तो चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है K बराबर ½ mv²। हमारा m जो दिया है वो दिया गया है 40 किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान जो है वो दिया गया है 40 किलोग्राम। तो चलिए यहाँ गुणा करके 40 किलोग्राम लिख लेते हैं। और हमारा जो v दिया गया है वो दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड। तो 15, अब स्क्वायर है तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, गुणे 15। शायद आपको सही से दिख ना रहा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इससे अगर हम 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आएगा। अगर 15 का गुणा 15 में करेंगे तो आ जाएगा 2 से 25। और 225 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4500। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से जो इसका सही जवाब हो जाएगा 4500, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर हमारा 31 कह रहा है कि -10 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन तापक्रम में कितना होगा। तो आपको हम बता दें, जो 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। अब -100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो इसमें से 100 इसमें से भी घटा देंगे तो 173 केल्विन हो जाएगा। 173 केल्विन। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 32 कह रहा है पारे का गलनांक का मान होता है। पारे के गलनांक का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, -39 डिग्री सेल्सियस। जो गलनांक होता है वो होता है पारे का। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 33 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश होता है। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होता है, जो कि गलत है। अंतरिक्ष में सभी जगह बराबर होता है, ये भी गलत है। पृथ्वी पर कम जबकि चंद्रमा पर अधिक होता है, ये भी गलत है। पृथ्वी पर अधिक जबकि चंद्रमा पर कम होता है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो इस सवाल का आप सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी पर अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान और चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। और जो हमारा सवाल नंबर 34 कह रहा निम्न में से किसका मान सर्वाधिक होता है। 1 किलोवाट, 1 मिलीवाट, और 1 मेगावाट, और 1 हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे बड़ा इसमें है 1 मेगावाट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 35 कह रहा है कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। कौन से दर्पण। हमारे मोटर गाड़ी चालक के साइड मिरर जिन्हें कहते हैं वो कौन से दर्पण होता है। समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। जो 35 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तल दर्पण लगे होते हैं। सवाल नंबर 36 हमारा कह रहा है कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है। मतलब किस स्रोत के द्वारा सूर्य से ऊर्जा जो है वो विकिरित होती है। वो होती है हाइड्रोजन नाप की संलयन नाप मतलब हाइड्रोजन नाप की संलयन द्वारा हमारी सूर्य से ऊर्जा विकिरित होती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और हमारा जो सवाल कह रहा है 37 नंबर सवाल देखिए, ये कह रहा है कि पदार्थ में जल में और जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो हमारे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है वो होता है 1:8, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 38 कह रहा है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक निम्न में से कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो जो हमें ऊर्जा देता है वो देता है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये हमारा है मैथ, और कुछ लोगों को तो मैथ सुन के ही चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी होंगी, पर कोई बात नहीं। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो इसमें देखिए डरने की कोई बात नहीं है। किसी चीज़ से आप तब तक डरते हैं जब तक आप उसे करना नहीं चाहते हैं। आप उठाइए पेन और कलम, मेरे साथ करिए, देखते हैं कैसे नहीं आएगा। अगर डरते रहेंगे तो फिर तो मैं डराती ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का। देख लेते हैं टाइम कितना हुआ। टाइम अभी हमारे पास है। कह रहा है 2 आदमी की आय का अनुपात जो है, 2 आदमी के आय का अनुपात 2:3 है तथा उसके व्यय मतलब खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हों तो आदमी की आय क्रमशः थी। देखिए कह रहा है कि आदमी जो कमाता है मतलब उसकी आय है, इनकम ही, वो है 3:2 और इनका खर्च 5:3 है। चलिए हम मान लेते हैं आदमी की आय जो थी वो थी 3x। मान लीजिए मैं
3x रुपये कमाता हूँ और कितना खर्च कर देता हूँ 5, यानी कि 5y, इसे अलग ले लेते हैं। 3x कमाता हूँ और 5y खर्चा कर देता हूँ, फिर भी मेरे पास बच जाते हैं 200 रुपये। 200 रुपये की मैं बचत भी कर लेता हूँ। और आप जो कमाते हैं वो कमाते हैं 2x और खर्चा कितना करते हैं 3y, और आपके पास भी बच जाते हैं 2x। तो अब ये समीकरण हम हल कर लेते हैं, और हल करेंगे कैसे, चलिए इनको हम y बराबर कर लेते हैं। y बराबर करने के लिए हम इधर करेंगे 3 का गुणा और इधर करेंगे 5 का गुणा। तो चलिए इधर जब 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, पूरे में करेंगे तो 9x आ जाएगा। ये वाला हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो 9x आ जाएगा माइनस, अब 5 या 15 आ जाएगा। 15y बराबर 3 दूनी 600 आ जाएगा। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 10x आ जाएगा, फिर माइनस 5 या 15y आ जाएगी, फिर 1000 आ जाएगा। थोड़ा इसे इधर कर लें, नहीं तो अब इसे अगर हम काटें, थोड़ा कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझ में भी आए। ये तो घट जाएगा और इधर से घटाएंगे तो यह 1000 आएगा, तो -400 आ जाएगा यहाँ पर। और 9x से 10x घटाएंगे तो -x आ जाएगा। -x बराबर -4, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 400। तो हमारा 3x किसके बराबर आएगा, x बराबर 400, तो 3x बराबर हमारा 1200 के बराबर आ जाएगा, और 2x हमारा 800 के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उनकी जो आय थी वो थी 1200 और 800। देखिए सवाल कह रहा है, एक थोक विक्रेता व फुटकर विक्रेता को 20 कलम 16 कलम के अंकित मूल्य पर बेचता है। फुटकर विक्रेता उनको अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो कलम थी वो थी 20 कलम क्रय मूल्य पर ही बेचता है। 20 कलम और 16, चलिए छोड़िए, देखिए ऐसे करते हैं, जो सीपी है वो दिया गया है 16 और जो हमारा एसपी है वो दिया गया है 20, और इस तरह से हमारा जो लाभ आएगा वो आएगा 4। और लाभ परसेंट निकालेंगे तो भाग करेंगे हम 16 का और गुणा करेंगे 100 का। तो इस तरह से अगर काटेंगे तो 4 से 16 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से हम 100 काटेंगे तो 25 आ जाएगा। परसेंट में आएगा तो हमारा जो लाभ होगा वो होगा 25%। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 41 कह रहा है कि 12 आदमी 18 महिला किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए 12 आदमी यानी कि मेल बराबर 18 फीमेल। एक मेल बराबर, मतलब इसे 6 से काट दीजिए, तो 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, यानी कि 3/2 फीमेल। यानी कि एक आदमी बराबर जो है, एक आदमी बराबर 3/2 महिलाएं। अगर एक आदमी बराबर 3/2 महिलाएं तो 8 आदमी किन के बराबर होंगी, तो 8 आदमी जो होंगे वो होंगे 3/2 गुणे 8। 8 से इसे काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 12 आ जाएगा। चलिए जो हमारी महिलाएं थी वो 8 पुरुष 12 महिलाएं के बराबर हैं, तो ये जो थे ये 8 आदमी जो हैं ये 12 महिलाओं के बराबर हैं, और 16 महिलाएं ये, अगर इनको हम ऐड कर लें तो आ जाएगा 28 आ जाएगा। कुल 28 महिलाएं हो गई। तो चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ से, अथवा यहाँ पर होगा, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। मतलब 12 आदमी अथवा 18 महिलाएं। तो चलिए 18 महिलाएं ही लेंगे हम दोनों तरफ, तो गुणे 14 बराबर 28 महिलाएं गुणे कितने दिन में करेंगी वो हमें नहीं पता है। तो 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे 18 तो आ जाएगा 9, यानी कि 9 दिन में करेंगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 42 कह रहा है कि tan a बराबर 4/3 हो तो cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। अगर tan a बराबर 4/3 हो तो cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप कर लीजिएगा,
आप ऐसे करके लाल, एक मिनट, लंब बटे आधार आ जाएगा, यानी कि लंब 4 दिया है, आधार 3 दिया है और कर्ण हमारा 5 आ जाएगा। और cos 2a का फार्मूला रख के आप कर लीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3 आ जाएगा, यानी कि -7/25 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा, क्योंकि इधर भी करना पड़ेंगे सवाल, तो वो कर लीजिएगा। सवाल नंबर 43 कह रहा है कि 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। देखिए, हम इसे छोड़ देते हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, हमारा जो रेट दिया गया है वो दिया गया है, रेट जो हमारा दिया गया है 10% दिया गया है, और 10% अगर हटा देंगे तो 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे तो ये जो आएगा 1/10 आ जाएगा। टाइम हमारा दिया गया है 2, तो ऐसा हम करेंगे कि ये 10 में हम 2 की पावर चढ़ा देंगे। अब ये हमारा बन जाएगा, अब ये 10 हमारा जो बन जाएगा, मतलब 10 की घात जो हमने 2 चढ़ाएंगे, ये हमारा p बन जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हमारा जो मूलधन आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, और रेट हमारा 1/10 है। 10% मतलब 1/10, 1/10 है, तो 100 का 1/10 हमारा 10 आएगा, 100 का 1/10 आएगा। ये तो हमारा पहले साल का हो गया, ये हम दूसरे साल का निकालेंगे तो भी 10 आएगा। अब शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। अगर ये मेथड एक बार आपको आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के एक भी सवाल नहीं गलत करेंगे। देखिए, ये हमारा पहला साल का हो गया, ये हमारा दूसरा साल का हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज भी लगता है, तो हम इस 10 का ब्याज भी लगाएंगे, तो 10 का ब्याज हमारा 1 आएगा, क्योंकि 1/10 है। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा कलर चेंज कर लूं तो यहीं पर सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। कौन सा कलर लें? देखिए, ये जो होता है, ये 10 जो है ये हमारा साधारण ब्याज है। अगर हम 1 को भी ऐड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर पूछे वो हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा मूलधन है वो 100 है, 100 हमने माना है, जो कि एक्चुअल में ये 1,000 है। तो 100 बराबर 1,000 है, तो 1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा, और ये 1 जो है वो 10 के बराबर है। यानी कि जो अंतर आ जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में वो आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, वो मेथड बहुत अच्छा है मेरे लिए, और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए, सवाल नंबर 44 कह रहा है राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, दोनों की उम्र का योग जो है वो है 60 वर्ष, तो राम की उम्र क्या होगी? चलिए, देखिए, ये राम है और ये राम के पिताजी हैं, और ये पिताजी हैं राम के। राम की उम्र मान लीजिए x थी और राम के पिताजी की उम्र 3x थी, और इन दोनों का योग जो है वो 60 के बराबर है। देखिए, सवाल जैसा जैसा कहे वैसे वैसे हम चलते हैं, सवाल ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3x में 1x जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x बराबर 60 है, तो इसे काट दें तो x बराबर आ जाएगा 15, यानी कि जो राम की उम्र है वो है 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। चलिए, सवाल नंबर हमारा ये कह रहा है, देखिए इसे आप कर लीजिएगा, बहुत ही सरल सवाल है। इनका आप जो अनुपात है इनका, वो 3 बराबर 75 करिएगा तो 1 बराबर 25 आ जाएगा, 4 बराबर 100 आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समय कम हो रहा है, थोड़ा आप कर लीजिएगा। देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, कह रहा है 400 का 10% तथा 15% का योग होगा। 400 का 10% निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, 15% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 47 है, किसी स्कूल में 55% लड़के हैं तथा कुल स्कूल में 675 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? देखिए, 45% जो है वो 675 के बराबर है, तो 55% आप निकाल लीजिएगा, 55% आप निकाल लीजिएगा। जब आप निकालेंगे तो आंसर जो आएगा 825 आ जाएगा। कैसे आएगा?
आप यहाँ से 9 काटेंगे तो 5 5 आ जाएगा। 5 बराबर इधर जो आ जाए वो आप कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम है, बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। चलिए मैं फॉर्मेट भी बना देता हूँ। चलिए 55% बराबर 675/45 गुणे 55। आप इतना सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 825। सवाल नंबर 48 जो कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिएगा। देखिए चाल निकालना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारा 300 दिया गया है और जो समय दिया गया है वो 20 दिया गया है, लेकिन चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो हमें करना होगा 18/5 से गुणा। तो 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 से अगर इसे काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 60 बार में। 6×5 = 60 बार में कट जाएगा। और इसे काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 0, 0 से काट देंगे 3, बचेगा 18। 18 गुणा 3 में करेंगे तो 18 3 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 49 कह रहा है कि एक वस्तु को 40 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए CP 40 है और ये 60 है, इनके बीच का अंतर 20 है। 20 हमें निकालना है, जो क्रय मूल्य हमारा 40 है, गुणे 100, तो 4 मतलब 2 बार में कट जाएगा। 2 को 100 बार में काटेंगे तो 50% हमारा लाभ आ जाएगा। सवाल नंबर 50 कह रहा है कि किसी संख्या का 12.5% 80 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 12.5% 80 है, तो हमारा 25% जो होगा, 25% हो जाएगा 160। 25% 160, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो 16 का भी 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो 16 को 64 आ जाएगा, यानी कि 640 आ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए ये सवाल आपके लिए है, इसका आप कमेंट में उत्तर ज़रूर दीजिएगा, आपके मान सम्मान की बात है, दीजिएगा ज़रूर। सवाल कह रहा है कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, अगर आपको ना लगा हो, बहुत ही घटिया लगा हो, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल की मतलब हमारे वीडियो की सबसे पहले पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपका भाई विवेक कुमार आपको फिर एक नए प्रैक्टिस सेट में मिलूँगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।